गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो थोड़ा बहुत उठापटक जो है हमने यूएस मार्केट्स में फायदे को देखी। आज की ओपनिंग की अगर बात करें तो एशिया में भी मिक्स्ड संकेत ही मिल रहे हैं। एक्सजेएफ निफ्टी हल्की गिरावट के साथ इस समय कामकाज कर रहा है। क्रूड की बात करें तो वहां पे गिरावट देखने को मिल रही है जो पॉजिटिव है इंडिया के लिए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। ट्रंकेटेड वीक भी है हमारा इस हफ्ते में, कैसा रह सकता है इस पूरे हफ्ते में बाजार और आज का दिन कैसा रह सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर क्षितिज महाजन, को फाउंडर कंप्लीट सर्कल कैपिटल के, एंड मिस्टर गौरव बिसा, वाइस प्रेसिडेंट इन क्रेड इक्विटीज के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जागरण बिजनेस पे। और विवेक मित्तल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले चलते हैं सीधा विवेक के पास। विवेक, आप बताइए कि आज के लिए क्या संकेत है और पूरे हफ्ते में आप क्या मेजर इवेंट्स जो है वो हमको ध्यान में रखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और देखिए, अब ये जो वीक रहेगा ये लास्ट वीक ऑफ द रिजल्ट्स रहेगा। उसके बाद हमें एक वॉलेटिलिटी जो भी होगी वो ग्लोबल मार्केट से ही सीधे तौर पर दिखाई देगी। लेकिन अगर हम देखें तो फ्राइडे के सेशन में अमेरिकन मार्केट्स में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रही। डाउ थोड़ा ऊपर था। बर्कशायर हैथवे के रिजल्ट्स आए थे जिसमें कि उनको Q2 में लॉस होता हुआ दिखाई दिया, करीब $44 बिलियन का। उसके बाद थोड़ा सा वहां के कुछ स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। साथ ही लेकिन जो इम्पोर्टेंट खबर जो इस वीकेंड में डेवलप हुई वो था कि चीन ने अपनी जो 4 दिन की मिलिट्री ड्रिल थी उसको खत्म कर दिया है ताइवान के ऊपर। तो एक जो इमीडिएट वॉर की सिचुएशन बन रही थी वो शायद फिलहाल के लिए कम होती हुई दिख रही है। इसका इम्पैक्ट जो था ये आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकता है। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट टिकर चीन से और आया वो था कि चीन का ट्रेड सरप्लस जुलाई मंथ में करीब $101 बिलियन का रहा है, जो कि रिकॉर्ड लेवल्स पर है। हालांकि उनके जो एक्सपोर्ट हैं उनमें 26% की ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन इंपोर्ट में उतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज एशियन इंडिसेस थोड़े से नीचे काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर चाइना इंपोर्ट ठीक से नहीं कर रहा है दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वहां पर डिमांड स्लो डाउन है। साथ ही अगर देखें तो मारुति के चेयरमैन ने कहा है कि वो इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 20 लाख गाड़ियों का प्रोडक्शन करने वाले हैं। उनकी जो मंथली सेल रहती है वो 1.5 लाख से लेकर 1.25 लाख यूनिट तक रहती है। तो अगर वो 20 लाख यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं दैट मीन्स कि वो एक अच्छी सेल्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये मारुति के और अन्य ऑटो एंसिलरी कंपनीज को भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट दे सकता है। साथ ही एसबीआई के रिजल्ट्स आए थे वो थोड़े उम्मीद से कम थे। उसमें एमटीएम लॉसेस थे करीब 11,000 करोड़ रुपए के, जो कि 11,000 करोड़ रुपए के एमटीएम लॉसेस थे, जो कि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि करीब 2,500 करोड़ तक के ही रहेंगे। तो एमटीएम लॉसेस की वजह से थोड़ा सा एसबीआई के रिजल्ट सब्ड्यूड है। अदरवाइज ऑपरेटिंग फ्रंट पर एसबीआई ने अच्छा ही प्रदर्शन किया है। बाकी अगर एफआईएस का डेटा देखें तो एफआईएस अब खरीदारी पर उतर रहा है। तो डेली एफआईएस की जो बाइंग है वो हमें देखने को मिलती है। एफआईएस ने फ्राइडे के सेशन में अच्छी बाइंग की, स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग की है और कैश में भी करीब 1,600 करोड़ की बाइंग की। हालांकि डीआईएस ने करीब 500 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दी है। क्षितिज, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। शुरुआत करते हैं कि आरबीआई पॉलिसी से, जहां पे 50 बेसिस पॉइंट का हाइक हमने देखा। इन्फ्लेशन के टारगेट्स को मेंटेन किया गया है। हालांकि कंसर्न्स जताए गए हैं कि इन्फ्लेशन स्टिल अभी उनकी रेंज के बहुत आगे है, निकल चुकी है, बहुत बाहर है। जीडीपी टारगेट ऑफ 7.2% फॉर FY23 मेंटेन्ड। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जब अब एक अनसर्टेनिटी खत्म हो चुकी है, फेड की बैठक में भी हमने देखा कि आउटकम क्या रहा, अब मार्केट में क्या करना चाहिए? अब इन्फ्लेशन उतना बड़ा कंसर्न है या कुछ और संकेत जो है उनको लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए? जी तो धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए शो पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 50 पैसे का हाइक विच वाज इन लाइन विद जो यूएस में हुआ। फर्स्ट इन्फ्लेशन का देखिए मेन जो चैप्टर है, पहले हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, मार्केट पे तो आएंगे। देखिए इन्फ्लेशन हमेशा एक पैरामाउंट कंसर्न है आरबीआई के लिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे उनको प्राइजेस चेक में रखने हैं सो दैट अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी रहे हर किसी के लिए। एंड जब बहुत सारा पैसा चेज करता है लिमिटेड एसेट्स को, एंड नॉर्मली प्राइस टेंड टू इंक्रीज। इंडिया के इन्फ्लेशन जो है ज्यादातर इस बार भी जो इन्फ्लेशन हुआ है वो ज्यादातर ऑयल प्राइसेस को लेके ही इन्फ्लेशन पार्ट ज्यादा आया है। कमोडिटी तो काफी ज्यादा मेलोडाउन भी कर गई है। तो मुझे तो लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल दिस दिस इंटायर पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन विल मेलो डाउन इन अ बिट, ये ठीक हो जाएगा। सेकंड, crude prices are looking fine. In fact, Iraq has also offered further discount to Russia to India. अभी जो ऑफ डेट जून जुलाई में हमने सप्लाई ली है 25% इराक से ली है, वो रशिया से भी कम डिस्काउंट पे ली है। तो हमारी पॉलिसीज जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है जहां तक हो सकता है कि हम ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल में रखें, बिकॉज वो एक चैप्टर है जब स्पाइक करता है तो इन्फ्लेशन हमारा बहुत ऊपर जाता है, क्योंकि सप्लाई साइड पे आपको ऑयल की जरूरत है ही है।
राइट। थर्ड पार्ट, जहाँ तक बात होती है, हमें इन लाइन विद, देखिए अभी होता क्या है, एवरी टाइम व्हेन यू इंक्रीज इन रेपो रेट, आप इंक्रीज करते हैं, अभी ये 540 के आसपास, 540 आपका रेपो रेट हो गया, जो बोरो रेट है आपका किसी भी बैंक का आरबीआई से। तो उसके हिसाब से अब सारे लोन उसी से लिंक्ड है। जो आप पीछे ऐड देख रहे थे 6.5% पे होम लोन की, सडनली दैट हैज जम्प, जो अब जम करके आपके कोई 8% के आसपास हो गए होंगे वापस, तो लोगों की ईएमआई पे इम्पैक्ट पड़ता है। पर मुझे नहीं लगता कि इसके बाद फर्दर कोई रेट हाइक एक्सपेक्टेड है आरबीआई से। देखिए 8% पे आपके लोन रेट जरूर होंगे, या आपका रेपो आज 590 पे जरूर खड़ा होगा, 540 पे जरूर खड़ा होगा, बट एंड ऑफ द डे अगर आप ओवरऑल बॉन्ड मार्केट को देखें, 10 ईयर जीसेक आपका जो है वो आपका एक इंडिकेशन देता है। देखिए जो सेंट्रल बैंक करता है वो अपनी सिचुएशन होती है, पर बॉन्ड मार्केट एक बहुत डायरेक्शनल इंडिकेशन देता है। 5 से 10 साल का कर्व फ्लैट ही है आपका, वहां पे आपको रेट्स एक ही लेवल पे मिल रहे हैं। रही बात मार्केट्स में कि क्या करना चाहिए, इतना शोर शराबा हमने पिछले 1 साल में देखा है। आप अगर 9 अगस्त 2021 का डेटा पॉइंट उठा लें, मार्केट कोई 17,250 के आसपास थी, आज कोई 17,400 के आसपास है। तो आपका 16,250 के आसपास थी, आज 17,350-400 के आसपास है। आपका 1 साल का रिटर्न, एब्सोल्यूट रिटर्न 5% एब्सोल्यूट है। और अगर आप कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखें तो जो मार्केट है वो लिटरली पॉजिटिव हो गई है। 17,200 पे थी, 17,300 पे। तो मैं कह रहा हूँ कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज व्हिच विल कीप ऑन कमिंग इन अ मार्केट, जहां लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए एंड ऑफ द डे बिजनेसेस विल कीप ऑन हैपनिंग। आज इन्फ्लेशन अगर के कारण रेपो रेट बढ़ा है तो उसके बेनिफिशियरी भी हैं बहुत बैंक्स। बैंक जो क्या करता है, बैंक सीधा जो जब रेपो रेट बढ़ता है, लोन का जो आपका अमाउंट है, परसेंटेज है, वो इमीडिएटली पास ऑन करता है। जबकि डिपॉजिट तो पुराने रेट पे पड़े होते हैं, काफी डिपॉजिट एमसीआर लिंक होते हैं, काफी डिपॉजिट आपके रेपो लिंक होते हैं, तो डिपॉजिट काफी आपके फिक्स्ड होते हैं, तो वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होते, तो बैंक इमीडिएटली बेनिफिशियरी होता है। एंड ऑफ लेट रिटेल पे फोकस करके अक्रॉस, अभी विवेक ने बात करी एसबीआई बैंक की, कासा बेस हर बैंक और रिटेल बैंक लेंडिंग हर बैंक फोकस कर रहा है। एवरी बैंक इज फोकसिंग ऑन दैट। देयर नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। इनफैक्ट मार्क टू मार्क लॉसेस भी जो हुए हैं वो भी बॉन्ड मार्केट के कारण एसबीआई को हुए हैं, बिकॉज जब आपके यील्ड ऊपर जाती है तो प्राइस नीचे आता है, इनवर्स रिलेशन होता है बॉन्ड मार्केट में। तो मुझे लगता है ब्रॉडली थिंग्स लुक्स पॉजिटिव यहाँ से, और स्टैगर में ही इन्वेस्टमेंट इज अ राइट अप्रोच। गुड मॉर्निंग गौरव, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। आप एसबीआई के चार्ट्स कैसे देखते हैं, क्योंकि काफी मोमेंटम में रहा है ये काउंटर पोस्ट द रिजल्ट्स, क्या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स पे संभावित है? गुड मॉर्निंग। देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे एसबीआई के, तो काफी अच्छा हमको अपसाइड हमको देखने मिला है पिछले कुछ दिनों में, और एक काफी अच्छा ड्राइविंग फैक्टर रहा है निफ्टी बैंक एज वेल एज निफ्टी के लिए। और पीएसयू बैंक इंडेक्स में अगर देखेंगे तो आप काफी इसमें अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं तो यहाँ पे डाइवर्जेंसेस आपको जरूर देखने मिल रहे हैं। तो जब तक स्टॉक जो है 540 550 के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के आसार देखने मिल सकते हैं, और स्टॉक जो है वो एक बार 510 से 515 तक के लेवल से एक बार देखने मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 550 एक काफी पिवोटल एरिया है। ये सस्टेन हो गया तो ही इसमें फर्दर अपसाइड की ब्रेकआउट्स के लिए हम बात कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो प्रीवियस 2022 के शुरुआती जो स्विंग हाई था, ये वहीं से एक्जैक्टली रिवर्स कर रहे हैं, और नेगेटिव कैंडल्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी गिरावट आपको देखने मिल सकती है टुवर्ड्स 500। गुड मॉर्निंग क्षितिज। अगर देखें तो ये जो मारुति के डेटा आए हैं, मारुति और अन्य ऑटो कंपनीज पर आपकी क्या राय है? क्योंकि एक जो वीकेंड तक हैंगओवर बना हुआ था ऑटो कंपनीज पर कि कहीं ना कहीं चाइना और ताइवान का कुछ अगर वॉर शुरू होता है तो सेमीकंडक्टर चिप्स की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी वर्ल्ड में, क्योंकि चाइना करीब 70, ताइवान करीब 67% कमांड करता है वर्ल्ड के टोटल सेमीकंडक्टर चिप्स का। तो अब क्या लगता है कि ऑटो कंपनीज के सेल्स डेटा अच्छे हैं, डिमांड ठीक आ रही है, सेमीकंडक्टर शिप का एक जो थोड़ा सा एक डर था वो थोड़ा फिलहाल के लिए सबसाइड हो गया? हाउ डू यू सी ऑटो कंपनीज? तो am I audible, Vivek? Yeah. So विवेक, ये ओवरहैंग हमेशा रहता है, पर समझिए ताइवान इंडिस्पेंसिबल है अभी, अब उस सिचुएशन में है जहाँ पे द एंटायर वर्ल्ड, इनफैक्ट इंक्लूडिंग सम सप्लाई फ्रॉम द चाइना साइड ऑल्सो, उनको सबको ताइवान चाहिए ही है। और 67% इज अ ह्यूज मार्केट जो आपने बोला है। डिमांड साइड से अगर मेरे से बात करेंगे आप,
सो ऑफ लेट हुआ क्या है, आफ्टर द सेकेंड वेव जो लास्ट ईयर हुआ था मई में, कोविड का बहुत इम्पैक्ट अब ऑलमोस्ट कम है। आपकी बिजनेस एक्टिविटीज प्री कोविड लेवल से ज्यादा ऊपर है, आपके टैक्स कलेक्शंस बेटर है, आपकी जीएसटी कलेक्शन बेटर है। एंड ऑटो एज ए सेक्टर, अगर आप कुछ ओएम्स को छोड़ दीजिए, जैसे मिंडा इंडस्ट्रीज को छोड़ दीजिए या कपल ऑफ मोर को छोड़ दीजिए, केपीआईटी को छोड़ दीजिए, ऑटो सेक्टर ने पिछले 5 साल में कुछ ज्यादा डिलीवरेबल्स किया नहीं है। मारुति वो स्ट्रगलिंग विद अपने एसयूवी और एमयूवी सेगमेंट में मारुति स्ट्रगल कर रहा था, जहाँ पे आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, टाटा ने अपने हैरियर के साथ, सफारी के साथ, महिंद्रा ने स्कॉर्पियो के साथ, एंड ऑब्वियसली टोयोटा पहले से अच्छा कर ही रहा है, इन्होंने बहुत लीड ले लिया। किया इंडियन मार्केट में बहुत एग्रेसिवली आया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मारुति जो अपने नए मॉडल्स लेके आ रहा है, और अब लियोन बैटरी को, अभी आज सुबह का ही न्यूज आ गया है उसका, एक्सपोर्ट करने की बात आ गई है कि बाहर से एक्सपोर्ट करेगा। आई थिंक जो गाइडिंग नंबर्स दिए हैं मारुति ने, मुझे लग रहा है कि यहाँ से बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। हैविंग सेड दैट, यू हैव टू वॉच फॉर इट। देखिए, एक चीज तो बड़ी अच्छी बात बोली इन्होंने कि दैट ऐसा नहीं होगा कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ईवी में ओवरनाइट हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। हर चीज कोएग्जिस्ट करने वाली है, चाहे ईवी है, पेट्रोल है, डीजल है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट पे काम कर रही है प्राज के साथ, जहाँ पे वो 7% इथेनॉल मिक्सिंग की बात करिए डीजल के साथ, जो 20% आपका पेट्रोल के साथ है। अब डीजल इज 3 टाइम 4 टाइम बिगर मार्केट देन व्हाट पेट्रोल इज, मे बी लिटिल मोर बिगर। सो आई एम सेइंग एंजाइम्स हैव बीन डेवलप्ड। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब चीजें कोएग्जिस्ट करने वाली है, और इकोसिस्टम बनने में, अदर डे समवन केम टू विजिट मी एंड उन्होंने मतलब एज ए गुड जेस्चर ईवी कार बुक करी हुई थी। सीपी में 4 ईवी स्टेशन हैं, चारों में से कोई भी नहीं चल रहा था। कनॉट प्लेस की दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने लाइव एग्जांपल दिया मुझे, ये लास्ट वीक की बात है। तो nothing against, I'm saying we will take time to develop that ecosystem, it will come, but ऐसा नहीं होगा जो ईवी पे काम नहीं कर रहा है तो वो अच्छा नहीं करेगा। Having said that, Tamo will do very well, but there are no recommendation I'm saying, but I'm saying Maruti जो गाइडलाइंस दे रहा है, मुझे लगता है ऑटो सेक्टर इज पॉइज्ड, स्पेशली 4-व्हीलर सेक्टर इज पॉइज्ड टू डू वेल, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं एक जोड़ लगा है कोविड के कारण, एंड मेनी पीपल, आई थिंक एक कॉन्सेप्ट भी आ गया कि दैट what people have seen in COVID, many people have lost their loved ones, काफी चीजें गई हैं, तो many people have realized that boss, this is the time जो बेसिक चीजें करनी है, they should look at it and they should buy। तो वो एक कॉन्सेप्ट चेंज, एक माइंडसेट बहुत चेंज हुआ है लोगों का अपने अंदर। स्पेशली आई हैव गॉन, मैं एक फैमिली वेकेशन में था, शायद मैंने गीतू को बताया था, उसमें मैंने मैक्सिमम एमयूवी और एसयूवीज देखी पासिंग बाय मी। तो वो एक कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, एंड आई थिंक मारुति अगर अपने उस रेंज में काम करेगा तो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल मारुति। गुड मॉर्निंग गौरव। अगर देखें तो ये चावल कंपनीज पर भी काफी न्यूज आ रही हैं। बासमती एक्सपोर्ट Q1 में करीब 26% बढ़ा है, और जो नॉन बासमती एक्सपोर्ट है उसमें भी करीब 5% का जंप देखने को मिला है। अगर हम पूरे पिछले 2 महीने का चार्ट उठाकर भी देखें तो 2 काउंटर्स, दावत और KRBL, इन दोनों ही काउंटर्स में एक स्ट्रेंथ देखने को मिली है। और अगर कमोडिटी के प्राइस में फॉल भी देखें तो राइस के इंटरनेशनल प्राइसेस में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला है। सो हाउ डू यू सी बोथ द राइस काउंटर? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप दावत की या आप केआरबीएल की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर जो है बेसिकली सिमिलर हो पा रहा है, जहाँ पे जो प्रीवियस इसके स्विंग्स थे उसके आसपास में ही ट्रेड कर रहा है। जैसे अगर बात है दावत की, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, 100 रुपए का इसका जो स्विंग था उसको पार करने की कोशिश करा लेकिन किया नहीं है। सिमिलरली अगर केआरबीएल का देखेंगे तो वहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर 265 का है। तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा, अगर 265 के ऊपर सस्टेन करता है केआरबीएल तो मैं समझता हूँ यहाँ पे अच्छे मौके आपको देखने मिल सकते हैं बाइंग के। करंट टेंशन पे मैं नहीं अवॉइड करूंगी, रिस्क उतना फेवरेबल नहीं है, थोड़ा स्क्यूड है। लेकिन 100 के ऊपर सस्टेन करता है दावत या 265 के ऊपर सस्टेन करता है केआरबीएल, तो मैं समझता हूँ एक अच्छी अपसाइड आपको दोनों में देखने मिल सकती है और अच्छे मौके आपको देखने मिल सकते हैं। क्षितिज, ऑयल की बात करते हैं। नाउ WTI क्रूड ट्रेडिंग बिलो $90 पर बैरल, ये एक पॉजिटिव खबर है पूरे हमारे इंडिया के लिए, बिकॉज वी आर नेट इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से जूझ रही है। अगर हम पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स देखें तो काफी लॉसेस BPCL HPCL ने पोस्ट किए हैं अपने नंबर्स में। Now that the crude prices are coming down, will you be a buyer in counters like HPCL, BPCL, IOC? With all due respect, I will prefer to, again, there are no recommendations, to stick to Reliance Industries. देखिए,
गवर्नमेंट एंटिटीज का जब तक कि उनको फ्री हैंड नहीं मिलेगा, जब तक कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन रहेगी वहाँ पे, देन देयर कैन बी अ प्रॉब्लम दैट प्राइस मूवमेंट नहीं हो। अब आप बोले कि दैट डिविडेंड इनकम अच्छा है, अब डिविडेंड के चक्कर में 8-9% या 6% डिविडेंड के चक्कर में आप अगर कैपिटल लॉस कर दें तो दैट इज नॉट द राइट अप्रोच टू बाय अ स्टॉक। माय सेंस इज वेयर फ्रॉम वेयर आई कम एंड मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आई वांट टू बाय अ क्लीन बिजनेस, आई वांट टू बाय अ बिजनेस जहाँ पे इंटरवेंशन कम हो। So it's a good news for India. It's a good news for all marketing companies. It's a good news for all distribution companies. It's a good news for you and me too. But point is, business wise, अगर आप मेरे को देखें, आपको एंड जो भी लोग सुन रहे हैं इसको या देख रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको बेटर प्ले मिलता है, जहाँ पे आपको पेटकेम का प्ले मिलता है, आपको डिजिटल का प्ले मिलता है जियो के थ्रू, आपको रिटेल का प्ले मिलता है, एंड दे आर वर्किंग ऑन क्लीन एनर्जी। HPCL का न्यूज आता रहा कि दैट एक्विजिशन होगा, वो नहीं हुआ है। BPCL का न्यूज भी वही है। बट आई एम सेइंग these portfolios are not even giving, these stocks are not even giving stability to your portfolio। चलो और कुछ नहीं तो 6-7% का डिविडेंड यील्ड तो आ रहा है, वो भी नहीं आता है। डिविडेंड तो आ रहा है बट आई एम सेइंग द प्राइस मार्क टू मार्केट आपका कम हो जाता है। तो मेरा मतलब आई विल रिफ्रेन फ्रॉम इन्वेस्टिंग इनटू ONGC और ऑयल इंडिया अनलेस एंड until, so these are all jewels but I'm saying these are jewels जिनको आपको टार्निश करना पड़ेगा, आपको इनको फ्री हैंड देना पड़ेगा। कल को गवर्नमेंट के कोई भी एक्सपेंसेस आते हैं, कई बार इट गेट एब्जॉर्ब थ्रू दीज कंपनीज ओनली। सो आई थिंक अगेन आई विल cement my last comment that oil is here to stay। So I'm saying all these companies are also working on zero discharge। मैं पहले एक आपको बताता हूँ, मेरी एक बहुत सीनियर लोगों से यूएस में एक कॉल हुई है, वेदर गूगल, एप्पल, any of the big oil company which are there in globe, Chinese company, US companies, so ये सारी companies काम कर रही हैं आज की डेट में, wherein they are working on zero discharge। so अगर zero discharge पे ये successful हो गए, जो आज क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, अब वो किस तरीके से आएगा, कैसे आएगा, आई डोंट नो, बट एवरीबडी इज वर्किंग ऑन दैट। So we can't just market that was time is over for oil and everything is going to happen through EV। So EV is going to come at very fast pace, but if they are able to connect zero discharge पे काम कर पाए, so I think ये भी यहाँ पे sustain करेगा। I think we have lost Gaurav, connection issues होंगे। चलिए अब क्षितिज से ही बात करते हैं। क्षितिज, अब चलिए ऑयल की बात हो गई, FMCG सेक्टर में आप इस समय क्या कर रहे हैं? क्योंकि एक मार जो उन पे पड़ रही थी, दैट वाज हाई इनपुट कॉस्ट, पाम ऑयल के दाम ऊपर थे, दे वर फेसिंग रॉ मटेरियल के जो उनके दाम थे वो ऊपर जा रहे थे, लेकिन अब सब मतलब नीचे की तरफ उनका रुख हो चुका है। और डिमांड की अगर हम बात करें तो डिमांड उतनी बुरी नहीं रही, बिकॉज द फिगर्स दैट वी सॉ इन बिटवीन, डिमांड वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो उतनी बुरी नहीं रही, हालांकि नीचे रही पर उतनी बुरी नहीं रही। तो ऐसे में FMCG पे आपका इस समय क्या व्यू है? मेरे ना दो कपल ऑफ एक व्यूज है FMCG सेक्टर को लेके, एंड जो 2020 में होर्डिंग्स थी स्टफ की कि पता नहीं सब खत्म हो जाएगा एंड वी शुड होल्ड मोर एंड मोर राशन एंड जो भी चीजें हम कर रहे थे, दैट इज गॉन नाउ। वन इज आपका बाहर का एक खाने का है एक ट्रेंड जो है वो बहुत बहुत अच्छे लेवल पे चल पड़ा है, बट एट द सेम टाइम बिकॉज आई एम इनटू फिटनेस, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, काफी लोग हैं दे आर कमिंग, इट्स लाइक गोइंग बैक टू वेदास, काफी लोग जो है वो अब घर का ही खाना प्रेफर कर रहे हैं और वो चीजें एक कल्चर जो है डेवलप हो रहा है। सो देयर आर फ्यू कंपनी जो इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें एक टाटा कंज्यूमर, ITC है, जो अगेन दीज आर नॉट माय रिकमेंडेशन, ऑल आई एम सेइंग कि दीज आर पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, कि दोनों कंपनीज बिजनेसेस जो है अपने हिसाब से वैरायटी ऑफ स्टफ पे काम कर रही है, नॉट ओनली वन पार्ट। The only catch is that there is another company called this Adani Wilmar। Adani Wilmar है, थोड़ा प्राइस थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है इन टर्म्स ऑफ इट्स करंट वैल्यूएशंस, बट ये 2-3 अच्छे बिजनेसेस हैं। एंड मुझे क्या लगता है कि बहुत ही सस्टेनेबल और बहुत ही आपका रिजिलियंट सेक्टर है FMCG सेक्टर जो है। कम वोट में मार्केट में क्या हो, हम लोग अपनी बेसिक नीड्स नहीं छोड़ते हैं, तो आई थिंक एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय मेनी ऑफ द ट्रेमर्स जो मार्केट में ग्लोबल ट्रेमर्स आते हैं आपके। तो वन शुड हैव अ पोर्टफोलियो जहाँ पे 15-16% आपका FMCG में होना चाहिए अगर आप बहुत डिफेंसिव हैं तो ये दो कंपनीज हैं। अगर आप देखें द डाइवर्सिटी ऑफ बिजनेस ऑफ टाटा कंज्यूमर, आज आप किसी भी स्टोर में चले जाएं जो हाइपर स्टोर्स हैं, वहाँ पे आपको संपूर्ण की
हर चीज मिल रही है। नाउ दे आर कमिंग इनटू हेल्दी फूड आल्सो, वो उसमें भी आ रहे हैं। टाटा स्टारबक्स जो कर रहा है वो अलग है, टाटा टी जो कर रहा है वो अलग है, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ ओवरऑल इन बेसिक स्टफ, दालें हो गई, मसाले हो गए, उसमें बहुत एग्रेसिवली आ रहे हैं। एंड अभी क्या हो रहा है कि तू एक कोई भी बंदा है जो थोड़ा भी अपनी लाइफ में, एंड मैं चाहूंगा हर देशवासी अच्छा करे, वो अपनी लाइफ में अपने को अपग्रेड कर रहा है, तो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज हर फील्ड में जा रहा है। आज वो शिफ्ट, चाहे वो टाइल्स है, चाहे वो पेंट है, चाहे वो खाने का स्टफ है, हर किसी को लग रहा है यार मैं थोड़ा सा बेटर अपनी चीज करूं। सो एक बेसिक जो नीड है उसको केटर कर रहा है, जो रोटी कपड़ा मकान में आती है उसको ये दोनों कंपनीज केटर कर रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से केटर कर रहे हैं। तो मुझे क्या, फॉर अ डिफेंसिव बेट आई थिंक वन शुड हैव FMCG as a part of the portfolio. गौरव इज बैक। गौरव से सवाल पूछती हूँ एक। गौरव, पेंट सेक्टर पे आपका क्या व्यू बन रहा है? एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कांसाई, नेरोलैक, इनके नतीजे तो काफी सरप्राइज किए हैं, आई मीन अच्छे रहे हैं। चार्ट्स क्या बोलते हैं? कि पेंट सेक्टर में थोड़ा बुलिश था मैं, स्पेशली एशियन पेंट्स में, और लॉन्ग टर्म चार्ट्स में काफी अच्छे सपोर्ट से स्टॉक जो है ऊपर आया था। वहां से अगर आप देखें तो 30-40% के रिटर्न आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अगर कहूँ ट्रेडिंग के मौके पे ढूंढूं तो यहाँ पे थोड़ा मुझे कॉशियस रहूंगा, क्योंकि काफी ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल जो पेंट सेक्टर है या पेंट स्टॉक्स हैं एट दिस पॉइंट, वो मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा डिक्लाइन अगर मिलता है प्रोबेबली आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन एट दिस स्टेज, क्योंकि अपने प्रीवियस ब्रेकआउट्स, प्रीवियस पैटर्न से काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमको देखने मिल चुकी है, तो रिस्क वर्ड मुझे यहाँ पे फेवरेबल नहीं लग रहा। विवेक, आप म्यूट पे हैं। गौरव, इस वीक में टायर कंपनीज के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। एक सीएट ने पहले रिजल्ट्स दिए थे, लेकिन एमआरएफ, अपोलो टायर्स, जेके टायर, इन सभी कंपनीज के रिजल्ट्स हैं। हाउ डू यू सी ऑल द टायर कंपनीज? देखिए, टायर कंपनी से अगर बात की जाए तो स्ट्रक्चर जो मुझे अच्छा थोड़ा बेहतर लग रहा है वो है अपोलो टायर्स का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी गिरावट के बाद में स्टॉक जो है वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई को, एक जो 220 वगैरह के थे, उसको सस्टेन कर रहा है। तो प्रोबेबली अगर ये सस्टेन अगर हो जाता है तो यहाँ पे एक और अपसाइड आपको देखने मिल सकती है, विच विल बी टूवर्ड्स 250। तो ट्रेडिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि अपोलो टायर्स बेटर है। देखिए, एमआरएफ में अगर अच्छा व्यू आ भी जाए तो भी ट्रेडिंग के मौके आपको उतने देखने मिलेंगे नहीं। तो आपके पास जो है जनरली सीएट और अपोलो, ये मेजर प्लेयर्स हो जाते हैं। तो सीएट से अगर कंपेयर किया जाए, स्ट्रक्चर उसका भी खराब नहीं है, वो भी अगर डिक्लाइन देखने मिलता है, उसका सपोर्ट जो है वो 1250 के हैं, थोड़े अवे है, 10% के आसपास की दूर है। तो कोई डिक्लाइन अगर देखने मिलती है तो सीएट भी अच्छा है। रिटेस्ट देखने मिल जाएगा 1250, तो वहां पे भी अच्छा हो जाएगा। और करंट भाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है अपोलो टायर्स जो है वो रिस्क वर्ड फेवर उसमें ज्यादा देखने मिल रहा है। जी, साथ ही गौरव, दो काउंटर ऐसे जिनमें की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है पोस्ट रिजल्ट्स, एक है देवयानी इंटरनेशनल, दूसरा है रेडिंगटन इंडिया। इन दोनों में वन साइडेड मूव देखने को मिल रहा है। तो अभी कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या अभी इनमें बने रहना चाहिए? देखिए, मैं कहूँगा अगर देवयानी किसी के पास अगर है तो एक बार के लिए पार्शियल क्वांटिटी बुक जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप देखिए जब से लिस्ट हुआ है, इसने 3 अटेम्प्ट किए हैं 200 के करीब, जहाँ पे आता है वहीं से बार बार गिर रहा है। तो अब की बार अगर आप देखेंगे, जो लास्ट वर्किंग डे जो कैंडल था फ्राइडे का, वो भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आपको वही देखने मिलेगा कि तकरीबन 195-200 का अटेम्प्ट करके फिर एक थोड़ा नीचे लेवल्स पे हम आए हैं। तो जब तक ये 200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आपको ऊपरी लेवल्स पे देखने मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिल सकती है। तो पार्शियल क्वांटिटी बुक कीजिए, 200 के ऊपर क्लोजिंग अगर आ जाएगा तो एक बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा रेंज का, और स्टॉक जो है वहां से 15-20% अपसाइड देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह से एग्जिट नहीं करना चाहिए, किन्होंने अगर लिया है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए। यहाँ पे मगर पार्शियल क्वांटिटी बुक जरूर करना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें रेडिंगटन की, तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा था। अब एक जो प्रीवियस स्विंग्स थे 135 के, उसके ऊपर ये गया है, वॉल्यूम के साथ में आया है। तो यहाँ पे भी कोई डिक्लाइन अगर देखने मिलती है 135 के करीब वापस, तो ही आप बाय कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट हर्डल आपको देखने मिल रहा है वो 150-152 का है। तो रिस्क उतना फेवरेबल नहीं रहेगा, डिक्लाइन में इसको भी ऐड कर सकते हैं। क्षितिज, बात करते हैं 5G की। 5G की जो ऑप्शन थी, बिडिंग थी, वो खत्म हो चुकी है, और ये माना जा रहा है कि अब अगले 3 से 4 महीने में मे बी वी हैव रोल आउट ऑफ 5G सर्विसेज बाय टेलीकॉम बिगीज। सो ऐसे में टेलीकॉम स्पेस में रिलायंस की तो आपने बात कर ली है, अब 2 काउंटर्स और बचे हैं, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया। So what would you be doing in these counters? Would you be suggesting somebody to pick up for the portfolio? I will not suggest anyone anything. मैं भारती और टेक महिंद्रा दोनों बाय कर रहा हूँ, बिकॉज टेक महिंद्रा का सारा जो प्ले है वो आपका 5G का है,
उनका जो मेन बिजनेस है। एंड भारती देयर इज नो ब्रेनर 180 प्लस के आरपू पे एंड विद गेनिंग शेयर। लुक अभी भी ना आप देखिए पोस्ट पेड में आज भी भारती शेयर गेन ही कर रहा है। आई डोंट नो, काफी लोगों को पता नहीं पता, बट भारती में से मेरे यहाँ टावर्स नहीं है, हमारे यहाँ क्या है कुछ RW ने बोल दिया इससे कैंसर होता है एंड ऑल दैट। 4 साल पहले टावर्स हटा दी एंड 2 साल पहले कोविड से जस्ट पहले भारती ने वाईफाई कॉलिंग शुरू करा। आज मेरा सिग्नल नहीं आता है, आई कैन शो यू ऑल्सो, मेरा सिग्नल नहीं आता है, पर वाईफाई के थ्रू नॉर्मल कॉल भी आ जाता है, अब मैसेज भी आ जाता है नॉर्मल, लाइक OTP जो होता है पहले नहीं आता था, पर नाउ टेक्नोलॉजी वाइज दे हैव गॉन सेकंड लेवल, दैट थ्रू टेक्नोलॉजी वाईफाई के थ्रू नॉर्मल मैसेज भी आ जाता है, OTP भी आता है। तो पहले आई हैव टू गो टू द बालकनी अगर मुझे आपसे बात करनी पड़ती है, मैं आपको व्हाट्सएप कॉल करता हूँ। सो आई थिंक भारती इज वन प्ले वेयर इन आई सी दैट द टाइप ऑफ डेटाबेस नंबर ऑफ पीपल जो है उसके बाद वो उसके ऊपर ऐड कर रहे हैं, तो 5G स्पेक्ट्रम में अच्छा करेगा। जियो की वी हैव ऑलरेडी स्पोकन दैट दे हैव गॉन। द ओनली पॉइंट इज दैट you might see Vodafone also doing well because जब से decongestion हुआ है from 43-44 crore they have gone down to 25-26 crore of client database, Vodafone की सर्विसेज बेटर हुई हैं, इस लाइक रोड पे ट्रैफिक कम है एंड कहीं ना कहीं रिलायंस जियो जो है वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज फेस कर रहा है, जहाँ तक मेरे फ्रेंड जो यूज कर रहे हैं सर्विसेज मुझे पता चला है, बट येस स्टिल इट हैज अ लॉन्ग वे टू गो। तो रिलायंस जियो, भारती एंड देन टेकन इज द थर्ड प्ले जिसको 5G का मेन रोल आउट का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। एंड ग्लोबली इट्स नॉट अबाउट इंडिया, अगर आप जो कंट्रीज ऑलरेडी 5G पे हैं, जहाँ आपका सिंगापुर, हांगकांग और जो डेवलप स्वीडन वगैरह कंट्रीज हैं, 5G is going to be a much bigger play because the speed and what, so I was at Singapore and वहाँ पे एक होटल में मैंने वाईफाई लिया एंड मतलब मैं आपको बताऊंगा मैं शॉक हो गया वहाँ पे जिस तरह से, मतलब आई वॉज नॉट हैविंग डेटा, जैसे ही मैं होटल में वापस आया ऐसे करके सारे के सारे मैसेज आए, इट वाज एट दैट lightning speed. So I'm saying 5G will create it will create a lot of opportunity for young India, believe me. हमारे जितने भी लोग एक्चुअल में भारत में रह रहे हैं, जो Tier 3 सिटीज में या विलेजेस में, उनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देगा कि हम वो सोच भी नहीं सकते। So it will come like a boon and these are the 3 beneficiaries. Again, there are no recommendation, जो मुझे लगता है जो बहुत अच्छा करेगा। Gaurav, your top 3 trading bets? देखिए यहाँ पे जो मुझे एक अच्छा लग रहा है वो है FDC। यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम को देखने मिला था और एक अच्छा ब्रेकआउट से करीब आ चुका है। मैं एक मोमेंटम इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ इचिमोकू क्लाउड, ये उसके भी थोड़ा आपको अच्छा मोमेंटम दे रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो मानना है कि एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है फॉर टारगेट प्राइस ऑफ 295, स्टॉप लॉस ऑफ 260। दूसरा है वो है सेल अपोलो APL लिमिटेड में, एलेमिक फार्मा में। यहाँ पे राइज एक कंडीशन से होगा कि कोई राइज अगर देखने मिलती है टुवर्ड्स 685 तो आप बेचिए। यहाँ पे क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है, स्विंग लो बना चुका है और प्रेशर यहाँ पे काफी एविडेंट है। तो 655 का लक्ष्य होगा, 705 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। और एक थोड़ा मीडियम टर्म बैट होगा 1-2 महीने का, वो है पोफोर, जहाँ पे हमने देखा है कि काफी एक अच्छा मोमेंटम हमको IT स्पेस में देखने मिला, काफी एक रिवर्सल्स आपको देखने मिले हैं IT स्पेस के अंदर। तो यहाँ पे पोफोर जो मुझे लग रहा है कि एक मोमेंटम देखने मिल सकता है, जहाँ पे आपको 4300 का लक्ष्य आ सकते हैं और 3700 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। क्षितिज देखिए तो मेटल कंपनीज में कोल के प्राइसेस ऊपर हैं इंटरनेशनल मार्केट में और आयरन ओर के प्राइसेस कम से कम 2 साल के लो पर आ चुके हैं, $250 से गिरकर $100 पर आ चुके हैं। तो अब ऐसे में मेटल कंपनीज के लिए कितना रिवॉर्डिंग होगा ये समय कि आपका एक रॉ मटेरियल 2 साल के लो पर चल रहा है, एक रॉ मटेरियल आपका मल्टी ईयर हाइस पर चल रहा है, तो इनको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से बनानी पड़ेगी? कैसे देखते हैं आप मेटल काउंटर्स को? तो विवेक, आई डोंट ट्रैक मेटल्स, बट मैं आपको जस्ट मैं ये बता सकता हूँ दैट इवेंचुअली इट हैज टू डू विद डिमांड एंड सप्लाई। आपकी डिमांड अगर लिमिटेड होगी तो ऑब्वियसली आपको प्राइजेस अच्छे मिल जाएंगे यहाँ पर। हैविंग सेड दैट, कमोडिटी प्राइसेस अक्रॉस ग्लोब इज गोइंग डाउन। कोल प्राइसेस जो हम कर रहे हैं वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैसे भी उसके ऊपर एम्बार्गो लगाया कि जो आप बाहर से लेके आ रहे हैं कोल। आई थिंक इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा बिकॉज मैं ट्रैक नहीं करता। गौरव, आपसे पूछते हैं कि ये जो टाटा स्टील, सेल, NMDC, इन सभी के चार्ट्स आपको कैसे दिख रहे हैं?
देखिए मेटल में एक अच्छी अपसाइड हमको ऑलरेडी देखने मिल चुकी है। मैं समझता हूँ यहाँ से आपको और थोड़ा मौका देखने मिल सकता है, लेकिन अगर आप वही स्टॉक्स के साथ में रहे, जैसे हिंडाल्को है, काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस रहा है, टाटा स्टील है, वहाँ पे काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस रहा है, तो मैं समझता हूँ वहाँ पे थोड़े अपसाइड यहाँ से लिमिटेड रहेगी। लेकिन दूसरे जो स्टॉक्स है, जैसे आप शेल की बात कर लीजिए, जहाँ पे इतना ज्यादा अपसाइड हमको देखने मिला नहीं है, अच्छा कंसोलिडेशन चालू है, यहाँ पे अगर 78 सस्टेन अगर हो जाता है तो यहाँ पे आपको 8-10% की अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। एनएमडीसी दूसरा स्टॉक है जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने नहीं मिला है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक मोमेंटम आपको 8-10% का देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रंग नेम जो टॉप क्वालिटी नेम्स थे उसके नीचे अगर आते हैं मिड कैप्स में, वहां पे मुझे लग रहा है कि अभी भी आसार है कि एक अपसाइड देखने मिले। लेकिन हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पे लिमिटेड अपसाइड देखने मिलेगी। रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं रहेगा, लेकिन जो निचले काउंटर्स है वहां पे मुझे लग रहा है मौके काफी अच्छे बन रहे हैं। मैं एक चीज Thank- ऐड करूंगा जो गौरव ने जी बोला है, दीज आर सिक्लिकल स्टॉक्स। तो जो लोग भी आ रहे हैं, आप समझिए आपका एग्जिट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज इसमें क्या होता है, यू एंड अप मेकिंग लॉसेस, मतलब फायदा तो हो नहीं हो पर नुकसान जरूर हो जाता है। या आप साइकिल जो है, जब सिक्लिकल स्टॉक की बात करें, अब जब साइकिल टर्न अराउंड हो रहा है तब उसमें आए। मेनी ऑफ द पीपल जब पूरी कहानी हो जाती है तब आते हैं। उससे अच्छा दे आर गुड बिजनेसेस, दे आर गुड फंड्स, दे आर इंडेक्स ही अपने आप में 11-12% आपको दे देगा अगर हमारा नॉमिनलिटी भी 12% से होगा। बिकॉज काफी लोग ये शोज देखते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं और बाइंग करते हैं। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है सिक्योरिटी स्टॉक्स के बारे में, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप अवॉइड करें, आप बेसिक स्टॉक्स के साथ या बेसिक फंड्स के साथ जाएं। Thank you, Kshitij. Thank you, Gaurav, for your time. Pleasure speaking with you. Thank you, Vivek, for joining in. आज के लिए इतना ही। बुधवार को फिर से मुलाकात होगी। Thank you for watching. थैंक यू।